सभी विद्वान साथियों, सम्मानित अभिभावकों एवं प्यारे छात्र छात्राओं, प्रिय शिष्यों के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम आपको कक्षा 10 हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तक भाग 2 के गद्य खंड में एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी द्वारा रचित आत्मकथ्य के प्रश्न अभ्यास की ओर ले चलते हैं। प्रश्न अभ्यास को हम सीखेंगे। हमने इससे पहले शब्दार्थ, काठिन्य निवारण के रूप में और पाठ का सारांश आदि तैयार कर लिया है। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को करते हैं। प्रश्न अभ्यास को सरल तरीके से पहले समझना आवश्यक है इस पाठ के प्रश्न अभ्यासों को। तो हम प्रश्न को समझने के लिए चलते हैं कक्षा शिक्षण की ओर। चलिए। नमस्कार। आज हम आपका जो पाठ्य चल रहा है, जो आत्मकथ्य विधा है अर्थात आत्मकथा विधा का गद्य है, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, इसका आप प्रश्न अभ्यास की ओर चलेंगे। आज इससे पहले आपने मन्नू भंडारी का परिचय प्राप्त किया और पाठ के शब्दार्थ काठिन्य निवारण के रूप में पाठ का सार प्राप्त किया है। अब हम चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्नों को जैसे कि परीक्षा की दृष्टि से हमने 3 भागों में आज अलग तरीके से बनाया है, और दिनों हम थोड़ा सा इसको डिजाइन में बनाते हैं, लेकिन आज दूसरे फ्रेम में बना रखा है जो आपकी पुस्तक में भी है। तो सामान्य प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति है और भाषा अध्ययन है। सामान्य प्रश्न में पुस्तक से छांट करके लिखे जा सकते हैं जो प्रश्न, अर्थात जिन प्रश्नों का उत्तर सहज होता है। रचना और अभिव्यक्ति अर्थात पाठ को पढ़ करके आपके अंदर क्या भाव आते हैं उसकी रचना करके आप अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। भाषा अध्ययन के अंतर्गत आपका व्याकरणिक अंश आता है, अर्थात पाठ से ही जो संबंधित व्याकरणिक शब्द हैं उनको लिया जाता है। तो अब हम चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर के। पहले सामान्य प्रश्न उत्तर, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। ये पहला प्रश्न है आपका। आप जानते हैं किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। प्रभाव तो उनकी माँ का भी पड़ा, पिताजी का भी पड़ा, लेखिका के जो है कॉलेज प्रोफेसर वो अध्यापिका शीला अग्रवाल का भी पड़ा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब है नंबर 2, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। अर्थात आपने पाठ को पढ़ा, पाठ सार देखा, उसमें उसके पिताजी जो हैं उसको भटियार खाना कहते हैं रसोई को, अर्थात अपनी प्रतिभा को, अपनी ज्ञान को या अपने भावों को, जो हमारे अंदर की जो वो है एक टैलेंट कहते हैं जिसको, टैलेंट को आगे न रख करके हम भटियार खाने में अर्थात झोंक देते हैं भट्टी में, ये भाव है। तो इस प्रकार से इसका बना सकते हैं। फिर है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हुआ न कानों पर, और न अपने आंखों पर न अपने कानों पर। तो ये भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर प्रिंसिपल द्वारा भेजे गए पत्र का पिताजी के विद्यालय जाने पर, कॉलेज जाने पर प्रभाव और उनके अभिन्न मित्रों द्वारा बताई गई बातों के प्रभाव पर 2 प्रकार से उत्तर हो सकता है। और वो लड़की तुम्हारी इधर उधर जा रही है तो उनको गुस्सा आता है, छीछी थूथू करने के लिए घर में आ रहे हैं लोग करके, आपने देखा है इससे पहले। फिर आपने देखा उनके अभिन्न मित्र दूसरे आते हैं जो कहते हैं, यार कहाँ भंडारी जी, आप घर भी रहते हैं यार, यू मिस्ड समथिंग, आप तो उसको मिस कर गए। और आज देखा कि मन्नू कैसे नारे लगा रही थी चौराहे पर। तो लेखिका की न उनकी बातों से जो है खुश थे उसके पिताजी, तो उसको अपने कानों पर विश्वास भी नहीं हुआ और आंखों पर भी नहीं, पिताजी के व्यवहार से कि पिताजी खुश थे कि लड़की चलो कर रही है कुछ। फिर है नंबर 4, लेखिका की अपनी पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखना है। उनकी अपनी वैचारिक जो है टकराहट होते रहते थे अपने पिताजी के, उन दोनों के हम टकराते थे, पिताजी के हमसे। बालिका का जो वैचारिक भाव है, मनोवृत्तियां हैं, उसकी जो मानसिक ग्रंथियां हैं, उसके कारण जो उसके अंदर भाव उत्पन्न होते थे, उनके टकराहट होती थी, जो उनकी शादी के समय तक भी लड़ रही, जब राजेंद्र से शादी होगी। तो इस प्रकार से फिर इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए भूमिका को रेखांकित कीजिए। आपने जो है इस आत्मकथ्य के आधार पर जो स्वतंत्रता आंदोलन था, स्वाधीनता आंदोलन, उसके परिदृश्य
को आपको चित्रित करना है, अर्थात उसके बारे में लिखना है कि क्या रहा होगा उस समय का दौर, क्या उस समय बालिकाओं की स्थिति रही होगी, क्या विद्यालय की स्थिति रहती होगी और क्या आम आदमी की रहती होगी। तो उसको आपने एक बढ़िया सा जो है आधार दे करके लिखना है। अब हम चलते हैं रचना और अभिव्यक्ति की ओर। तो रचना अभिव्यक्ति की ओर बात कर रहे हैं हम। अब है लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ, ये वाला, लेखिका ने अपने बचपन में भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसा खेल भी खेले, किंतु जो है लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चारदीवारी में ही रहता था या वहीं तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों की स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? और अपने परिवेश के आधार पर आपने ये लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 7 जो है, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है और परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखने हैं। गांव का पड़ोस कल्चर कितना अच्छा था। पड़ोस कल्चर मतलब पड़ोस संस्कृति, पड़ोस क्या काम आती है गांव में। गांव में तो इतना तक होता है, आप यहाँ बाजार में हमको हर चीज के लिए बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। गांव में तो आपके आज सब्जी नहीं है, कोई बात नहीं, पड़ोसी दे जाएगा, दूध दही आ जाएगा, हरी सब्जी आ जाएगी, कुछ तो आ जाएगा। यद्यपि बंदरों और शुअरों के नियंत्रण नहीं होने पर उनके द्वारा बहुत आज फसल उगाना, कोई भी चीज उगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी गांव गांव होता है, उसका अपना एक अलग ही सुख दुख में है, अन्य चीजों में है, तो कामकाज में है, तो गांव का पड़ोस कल्चर बहुत काम आता है। फिर है लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। अर्थात लेखिका ने जो जो उपन्यास पढ़े उन दिनों उनको आपने जो है खोजना है। और 9वां है, आप भी अपने दैनिक अनुभवों को एक डायरी बना करके डायरी में लिखिए, था अपनी दिनचर्या को लिखिए। तो अब हम चलते हैं इसके भाषा अध्ययन की ओर। भाषा अध्ययन में देखते हैं क्या है। वहाँ है भाषा अध्ययन के अंतर्गत रेखांकित मुहावरों के वाक्य बनाइए। रेखांकित वाक्य, आपके उसमें वाक्य दिए हुए हैं, इनमें जो है ये मुहावरे हैं और इनमें से आपने इनको बना करके वाक्य बनाना। जैसे उसमें है कि उन्होंने उसकी लू उतारी तो पिताजी की जम कर लू उतारी, तो इस प्रकार से। तो आपने जैसे, इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। तो आपको अगर अर्थ मालूम होगा तो आप वाक्य प्रयोग जल्दी कर सकते हैं। इसलिए मुहावरों का एक बड़ी बात है, खूबी है, खासियत है कि आपको उसका अर्थ आना चाहिए मुहावरे का, कि क्या कहना चाहते, तो आप वाक्य प्रयोग सरलता से बना सकते हैं। लू उतारी का मतलब ये होता है जो उनके अंदर घमंड था, जो उनके अंदर आग थी, जो उनके अंदर बात थी कहने की, अर्थात लू उतारना कहते हैं इसको, कि उसको सबक, उसको जवाब देना, ये इस प्रकार से। तो जैसे कह सकते हैं आप, मोहन के द्वारा मेरे घर में शिकायत करे जाने पर, मोहन के द्वारा मेरे घर में मेरी शिकायत किए जाने पर मेरे बड़े भाई ने कहा, पिताजी ऐसा नहीं हो सकता है, मोहन तो आज न भैया तो आज जो है मेरे साथ बैठा था पूरे दिन भर कक्षा में और वो लो देवा आ गया, तो भैया ने जो है लू उतार दी एक प्रकार से, इस प्रकार से। और जब लू उतारी का अर्थ क्रोध से भी होता है थोड़ा सा। वो तो आग लगाकर चले गए, पिताजी सारे दिन भभकते रहे। तो यहाँ आग लगाना अर्थात आदमी को मतलब चुगली करना, शिकायत करना, गुस्से में डालना, क्रोधित करना, उनको भड़काना, ये इस प्रकार से ये है आग लगाकर चलना, मतलब भड़का देना। फिर है थू थू करके, बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। थू थू करना मतलब बदनामी करना, शर्मिंदा करना। मन्नू भंडारी के व्यवहार की वजह से वो आदमी कहने आया था, एक उनका मित्र दकियानुसी मित्र की जो है, मन्नू को देखो यार, तुम कम से कम लड़कियों का ध्यान रखा करो, तो बाहर घूम रही है। तो वो पिताजी बड़े गुस्से में थे, तब बोले अब लोग थू थू करने के लिए घर में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से थू थू करना मतलब शर्मिंदा करना या बेइज्जती करना। फिर है आग बबूला होना, पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूले हो गए। लेखिका के विद्यालय से जब पत्र आया कि आप जो है तुरंत प्रिंसिपल का कल मिलिए आप विद्यालय में आके, तो पिताजी क्या हो गए, आग बबूला हो गए, क्रोधित हो गए। अर्थात आग बबूला होना माने क्रोधित होना। तो बढ़िया सा आपके वाक्य प्रयोग बन जाएंगे, मुझे आशा है। बाकी आपकी पाठ्यता सक्रियता है वो भी अच्छी है। आत्मकथन से हमें जानकारी मिलती कि कैसे लेखिका का परिचय साहित्य की अच्छी पुस्तकों से हुआ,
सुनीता वगैरह वगैरह, जैनेन्द्र कुमार वगैरह को पढ़ा उन्होंने, अच्छी पुस्तकों को पढ़ा। तो कौन जानता है कि आप में से कोई अच्छा पाठक बनने की संस्था कल को रचनाकारी बन जाए। इस प्रकार से आप अपनी जिज्ञासावश और अपने क्रिया अर्थात एक्टिविटी कहते हैं जिसको हम, पाठ्यता सक्रियता, उसमें हम लंगड़ी तान खेल है, तो ऐसी कैसे खेला जाता है आपको मालूम ही है। फिर जो है काली टीलो और अन्य, हमारे यहाँ तो अड्डू भी खेलते हैं वो डाल करके। तो इस प्रकार से एक पत्थर का डाल करके फिर राज्य जैसा बनाते, फिर हम भी खेलते बचपन में, टीसीपीटी राइट करते, पीछे फिर राज्य बनाते पत्थर फेंक के। तो विशेषकर लड़कियों का खेल है, लेकिन लड़के भी खेलते हैं, हम भी खेलते थे बचपन में, आज भी बच्चे मैं देखता हूँ आज भी लड़के खेलते हैं। तो और ऐसी पिड्डू खेलते हैं, हमारे यहाँ एक बॉल बना दी कपड़े की और छोटे छोटे पत्थरों को गोल गोल बना करके मीनार जैसा, बड़ा पत्थर नीचे फिर छोटा छोटा, ऊपर से बिल्कुल छोटा, फिर दूर से मारना, फिर वो टीम वाले जो है उसमें पत्थर डालेंगे और वो फटाफट यहाँ पत्थर लगाएंगे, जब तक वो पत्थर से छू देगा, अगर सब आउट हो गए तो आउट। ये इस प्रकार से खेल होते हैं, गांव के खेल होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। गुल्ली डंडा की बात नहीं करेंगे, आप गुल्ली डंडा से जरा ध्यान रखिएगा, या तो फील्ड में खेलिएगा गुल्ली डंडा, उससे हाथ पांव में लगने का डर है। चलो जो भी है, आप बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें। अब अंतर्जाल से प्राप्त प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। मन्नू भंडारी, एक कहानी यह भी। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। इस प्रश्न के उत्तर दो प्रकार से हो सकते हैं। पहले एक सामान्य उत्तर को देखते हैं। लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके माता पिता का प्रभाव पड़ा। माँ से उन्होंने सहनशीलता सीखी और पिता से जिद। अपने पिता से ही उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहन मिला था कि रसोई की चारदीवारी से निकलकर बाहर की दुनिया के बारे में पता किया जाए। और उनकी अध्यापिका, जो प्राध्यापिका थे शीला अग्रवाल, उनका प्रभाव पड़ा। इस प्रश्न को दूसरे प्रकार से इस प्रकार इसका उत्तर हो सकता है। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। उत्तर है, लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्यतया दो लोगों का प्रभाव पड़ा जिन्होंने उसके व्यक्तित्व को गहराई तक प्रभावित किया। ये दोनों लोग हैं, एक उसके पिताजी और दूसरे उसके प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, जो उनके प्राध्यापिका थी। तो पिताजी के व्यक्तित्व को देखते हैं, उनका प्रभाव कैसे पड़ा। पिता का प्रभाव, लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव पड़ा। वे लेखिका की तुलना उसकी बहन सुशीला से करते थे, जिससे लेखिका के मन में हीन भावना भर गई, हीन ग्रंथियां पैदा हो गई लेखिका के मन में। उससे 2 साल बड़ी लेकिन खूबसूरत, गोरी, गोल मटोल, गोलू टाइप के बच्चे होते हैं जो अच्छे लगते हैं। तो इसी प्रकार से उसके अंदर भी भाव, और वो जरा काली थी, सांवली थी, तो जिससे लेखक के मन में क्या आगे हीन भावना भर गई। इसके अलावा उन्होंने लेखिका को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया, ये सकारात्मक पहलू है, तथा देश के प्रति जागरूक करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाने के योग्य बनाया और उसको केवल भटियार खाने तक, भट्टी तक नहीं रखा। और ऐसी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव इस प्रकार पड़ा लेखक के व्यक्तित्व में। उसने व्यक्तित्व को उभारने में शीला अग्रवाल का महत्वपूर्ण योगदान दिया। शीला अग्रवाल ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने लेखिका की साहित्यिक समझ का दायरा बढ़ाया, अर्थात पढ़ने को पढ़ने की रुचि पर व्यवस्थित किया, रुचि पर उसको प्रकाशित किया, अर्थात उसको कहानी पढ़ने के लिए नहीं, कहानी पर उसको समझने के लायक बनाया और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी तैयार किया। तो इस प्रकार से उसका प्रभाव पड़ा। उन्होंने लेखिका की साहित्यिक समझ का दायरा बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में मदद की। ये खाली पढ़ने को चुनकर पढ़ने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने लेखिका में वह साहस एवं आत्मविश्वास भर दिया जिससे उसकी रगों में बहता खून लावे में बदल गया। अर्थात उसके अंदर भी जोश आ गया देश के प्रति, उसके अंदर भी देश की भावना, देश प्रेम और देशभक्ति, उस समय का जो रोमानी अंदाज था देश भक्तों का, क्रांतिकारियों का, उसका प्रभाव लेखिका के जीवन पर पड़ा और ये पड़ा शीला अग्रवाल के द्वारा। अब प्रश्न संख्या 2। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। भटियार खाना शब्द आया है, वो रसोई को भटियार खाना कहते थे। तो वो क्यों कहते हैं भटियार खाना? क्योंकि वास्तव में वहाँ पर व्यक्ति की प्रतिभा जो है वो नष्ट हो जाती है। उत्तर है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि उसके पिता का मानना था कि रसोई में काम करने से लड़कियां चूल्हे चौके तक सीमित रह जाती हैं, उनकी नैसर्गिक प्रतिभा उसी चूल्हे में जलकर नष्ट हो जाती है, अर्थात वह पुष्पित पल्लवित नहीं हो पाती है। अर्थात जो उसके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो करना चाहती है वो नहीं कर पाती है, केवल
खाना पकाने तक ही सीमित रह जाती है, अर्थात उसकी प्रतिभा, उसका स्किल, उसका टैलेंट, वो सब जो है उसमें भट्टी में झोंक दिया जाता है या झोंक जाता है। इस प्रकार से उनकी एक भावना थी उसके पिताजी। तो ये सकारात्मक प्रभाव भी उसके पिताजी का उस पर पड़ा, इसीलिए वो उसको क्या कहते थे, भटियार खाना। अब प्रश्न संख्या 3, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया, न कानों पर। ये प्रश्न मैंने वहाँ भी दिखा रखा वीडियो में, लेकिन वहाँ पर मैंने केवल लेखिका के पिताजी के मित्रों के आने पर, 2 प्रकार के, दकियानुसी मित्र और एक अच्छे ख्यालों के मित्र के आने पर बताया है। लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि राजनीतिक कार्यक्रम में भाग ले रही है वो, और उसके साथ साथ उसके पिताजी का जो है पास जो है एक लेटर आया है प्रधानाध्यापिका से, तो उसका भी उत्तर यहाँ पर हो सकता है। चलिए देखते हैं कौन सा उत्तर सही है। लेखिका राजनीतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, भाग ले रही थी। इस कारण लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने उसके पिता के पास पत्र भेजा, जिसमें अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बात लिखी थी। यह पढ़कर पिताजी गुस्से में आ गए। कॉलेज के प्रिंसिपल ने जब बताया कि मुन्नू के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती हैं और नारे लगाती हुई प्रदर्शन करने लगती हैं, तो पिताजी ने कहा कि यह तो देश की मांग है। वे हर्ष से गदगद होकर जब यह बात लेखिका की माँ को बता रहे थे, तो इस बात पर लेखिका को विश्वास नहीं हो पाया, क्योंकि पिताजी के पास विद्यालय के प्रधानाचार्य का लेटर आया था। वो सोचा पता नहीं इससे पहले ही मेरे बच्चों ने पढ़ा विद्यालय में, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं आई, पता नहीं मुन्नू ने क्या कर दिया। तो वो गए, लेकिन वहाँ जाकर जब प्रिंसिपल ने बात बताई और जब आज़ादी के आंदोलन की बात उनके समझ में आई, तो वो भी गदगद हो गए। उनको अपने जो है बिटिया पर गर्व हुआ। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर बन जाता है। इसी से मिलता जुलता अगला प्रश्न है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। उसके अपने पिताजी से वैचारिक टकराहट होती थे, विचार नहीं मिलते थे उनके, तो उनको आपने अपने हिसाब से लिखना है। मैं यहाँ पर सुविधा के लिए आपको बता रहा हूँ उत्तर। लेखिका और उसके पिता के विचारों में कुछ समानता के साथ साथ असमानता भी थी। लेखिका के पिता में विशिष्ट बनने और बनाने की चाह थी, यश लिप्सा, यश कामना की उनके अंदर इच्छा थी। इसलिए वे विशिष्ट बनने और बनाने की चाह पर रहते थे। यही चाहते थे वो अपने बच्चों से कि यह सब घर की चारदीवारी में रहकर हो, जो संभव नहीं था, क्योंकि घर की चारदीवारी में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। जब वो समाज में जाएगा, अच्छे मित्रों से मिलेगा, अच्छे अध्यापकों से मिलेगा, गुरुजनों से मिलेगा, अच्छी पुस्तकें पढ़ेगा, तो उसका अपने आप जीवन विकास होगा। तो पिताजी नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते कि लेखिका सड़कों पर लड़कों के साथ हाथ उठा उठा कर नारे लगाए, जुलूस निकाल कर हड़ताल करे। दूसरी ओर लेखिका को अपने घर की चारदीवारी तक सीमित आज़ादी पसंद नहीं थी। यही दोनों के मध्य टकराव का मुख्य कारण था। और भी अन्य कारण हो सकते हैं, पाठ्य को पढ़ करके हम इसके उत्तर को बढ़िया बना सकते हैं। इसके लिए आप जो मैंने पाठ सार दिया है इससे पहले वीडियो में, उसमें आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया उत्तर इसका बन सकता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। अर्थात मन्नू भंडारी ने स्वाधीनता आंदोलन में किस प्रकार से भाग लिया, उस आंदोलन का उन पर क्या प्रभाव पड़ा उनके जीवन पर, उसको हमने रेखांकित करना है। रेखांकित का मतलब हमने अपनी भाषा भाव शैली में उसके विचार को लिखना है, उस बात को लिखना है पाठ के आधार पर। चलिए, स्वाधीनता आंदोलन के समय अर्थात सन 1942 से 1947 तक देश में देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना अपने चरम पर थी। आज़ादी पाने के लिए जगह जगह हड़तालें, प्रदर्शन, जुलूस, प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी। इस आंदोलन के प्रभाव से मन्नू भी अछूती नहीं थे, अर्थात मन्नू के मन पर भी इस आंदोलन का बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके मन मस्तिष्क पर उनके अध्यापिका के द्वारा प्रेरित करने पर बड़ा प्रभाव पड़ा। बहुत सड़कों के ओर निकल पड़ी, वो भी सड़क के चौराहे पर हाथ उठा उठा कर भाषण देती, हड़तालें करवाती तथा अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए दुकानें बंद करवाती, प्रभात फेरियां निकलवाती, कॉलेज बंद करवाती। इस तरह लेखिका इस आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभा रही थी। तो आज़ादी के आंदोलन का लेखिका के जीवन पर यह प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपने भाव से, अपने कर्तव्य से, अपने मन आकांक्षाओं से इसको जिया भी। अब अगला रचना और अभिव्यक्ति प्रश्न संख्या 6 के रूप में है आपके पास।
लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चारदीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी स्थितियां ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर आपने इसके उत्तर लिखने, अच्छा आप लिखिए क्या है आज के समय में। लेखिका के बचपन में लड़के लड़कियों के साथ खेलते थे, परंतु दोनों की सीमाएं अलग अलग। लड़के और लड़कियां खेलते थे साथ साथ, लेकिन सीमाएं अलग अलग। अर्थात लड़कियों की आज़ादी घर की चारदीवारी तक ही सीमित थी, पर लड़कों की घर के भी बाहर तक। लेखिका के बचपन अर्थात 1930 के आसपास का समय रहा होगा, और आज के समय में परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई हैं। 1930 के बचपन जीवन कैसा रहा होगा, आज पूरी तरह बदल गया है। आज जो है शहरी क्षेत्र में लड़के लड़कियों में भेद नहीं किया जाता है, गांव में भी नहीं किया जाता। अब तो पढ़ने लिखने खेलने कूदने में लड़कों से पीछे नहीं है लड़कियां, हर क्षेत्र में हैं, खेल में हैं, नृत्य में हैं, आर्मी में हैं, सेना में हैं, और देश सेवा में हैं, अन्य कार्यों में हैं, और राजनीति में हैं, हर जगह हैं। आज अधिकारी बने हुए हैं। उनका प्रदर्शन दिनों दिन निखर रहा है। कभी लड़कियों के लिए जो खेल निषिद्ध थे, अर्थात दंगल, आपने एक दंगल फिल्म देखी होगी, उसमें लड़की दंगल करती है, तो ऐसे भी खेल कर रही हैं। आज उनमें वे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। क्रिकेट तो खैर बहुत पहले से चल रहा है। दंगल आपके लिए बढ़िया फिल्म है, वो दंगल में आपने देखा लड़की किस प्रकार आगे बढ़ रही हैं। प्लेन चला रही हैं, गुंजन सक्सेना पायलट हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो आर्मी में अफसर हैं इस समय। इस प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रकार से इस प्रकार भी हो सकता है। आज की परिस्थिति में ये भी देखने को मिलता है, जैसे लड़कियों की स्थिति आज के परिवेश में बदल गई है। जैसा कि हम जानते हैं, आज लड़कियां अपने लिए खुद काम करती हैं तथा अच्छा कमाती हैं, और साथ ही अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखती हैं। परंतु आज भी समाज लड़कियों पर रोक लगाने से पीछे नहीं हटता है। आज भी वो परिस्थितियां भी दिखाई देती हैं कभी कभी, ऑनर किलिंग के नाम से, या लड़कियों के पर होने वाले अत्याचार आज भी कम बदसूर जारी हैं। आज भी कम नहीं है, आज बढ़ गया उनकी संख्या, और आज जो है अपने ही भाई बहनों से खतरा बना हुआ है। तो परिस्थितियाँ ये भी बदली हुई हैं। अब प्रश्न संख्या 7 का देखते हैं। मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। पड़ोस कल्चर के बारे में हमने पाठ्य में पढ़ा है। पड़ोस कल्चर अर्थात पड़ोस का भाव। आज पड़ोस का भाव समाप्त हो रहा है। पहले से बाखलियाँ होती थी, मोहल्ले होते थे, तल्ली बाखली, मल्ली बाखली, वल्ली बाखली, पल्ली बाखली, जाति पर आधारित, नाम पर आधारित, कर्म पर आधारित बाखलियों के नाम हुआ करते थे, स्थान पर आधारित, पेड़ पौधों पर आधारित, प्रकृति के आधार पर। आज वो चीज़ नहीं है। मनुष्य के सामाजिक विकास में पड़ोस कल्चर का विशेष योगदान होता है। इसका उत्तर है, यही पड़ोस कल्चर हमें उचित व्यवहार की सीख देता है, जिससे हम सामाजिक मापदंड अपनाते हुए मर्यादित जीवन जीते हैं। यहीं से व्यक्ति में पारस्परिक सहयोग, पारस्परिकता, सहानुभूति जैसे मूल्यों का पुष्पन पल्लवन होता था, विकास होता है, मानवीय मूल्यों का विकास होता है। पड़ोस कल्चर के कारण अकेला व्यक्ति भी कभी अकेलेपन का शिकार नहीं हो पाता है। फ्लैट कल्चर की संस्कृति के कारण लोग अपने फ्लैट तक ही सीमित रह गए हैं। वे पास पड़ोस से विशेष अभिप्राय नहीं रखते हैं। लोगों में आत्मकेंद्रितता इस तरह बढ़ रही है कि उन्हें एक दूसरे के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं रह जा रहा है। आत्मकेंद्र था सेल्फिश, आज आदमी सेल्फिश हो गया है, आत्मकेंद्रित हो गया, अपना ही भला, अपने ही बारे में सोचने वाला। बस कौन आ रहा है, कौन जा रहा है घर में, इस घर में कौन रहता है, बगल में कौन रहता है, कोई नहीं जानता। ये पड़ोस कल्चर आ गया आज। वो पुराना पड़ोस कल्चर चला गया। फ्लैट ने जो है उस पड़ोस कल्चर को, जो बाखली कल्चर था, बाखली की जो संस्कृति थी हमारी, गांव की जो संस्कृति, वो धीरे धीरे समाप्त कर दी है। तो आत्मकेंद्रता बढ़ रही है, कोई लेना देना नहीं रह जा रहा। इससे सामाजिक भावना एवं मानवीय मूल्यों पर जो है गहरा आघात लगा, गहरा धक्का लगा हुआ है। पहले से गांव होते थे, गांव में बाखली होती थी। आजकल भी गांव में आग तापने के लिए बैठ जाते हैं सब लोग मिल करके, सब्जी बांटा करते हैं, दूध दही बांटा करते हैं। पहले से लोग जो है आग भी बांटा करते थे, क्योंकि उन दिनों माचिस नहीं होती थी, तो गांव में आग भी बांटा करते थे पहले से। इस प्रकार जो है गांव का जो पड़ोस कल्चर था, वो धीरे धीरे फ्लैट कल्चर ने समाप्त कर दिया है, या आधुनिकता ने समाप्त कर दिया है।
अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यासों की सूची बनाइए और उन उपन्यासों को अपने पुस्तकालय में खोजिए। अर्थात पुस्तकालय में खोजिए। पुस्तकालय अगर आपके विद्यालय में नहीं है, आपके आसपास नहीं है, आज तो नेट का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, उसमें आप खोज सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। एक कहानी यह भी। पाठ की लेखिका मन्नू भंडारी ने अपनी किशोरावस्था में निम्नलिखित उपन्यास पढ़े। शेखर एक जीवनी, सुनीता, नदी के द्वीप, चित्रलेखा, त्यागपत्र। ये उनके द्वारा पढ़ी गई विशिष्ट रचनाएं हैं, उपन्यास हैं, कहानियां हैं जो उन्होंने, या साहित्य रचनाएं हैं जो उन्होंने पढ़ी थी, जिनका उनके जीवन पर, साहित्यिक जीवन पर, जिससे एक अच्छी लेखिका बन पाई, उन पर प्रभाव पड़ा है। तो आप भी ऐसे ही प्रेमचंद को पढ़ें और शेखर एक जीवनी अज्ञेय को पढ़ें, चित्रलेखा वाले इनको पढ़ें, त्यागपत्र, इन पुस्तकों को आप भी पढ़ें। आप भी, क्या पता कौन रचनाकार बनेगा आप में से कल को, कौन आप में से एक अच्छा साहित्यकार बनेगा, कहा नहीं जा सकता, इसलिए आप भी इनको पढ़िए। अब है भाषा अध्ययन। ये व्याकरणिक पाठ्य है आपके लिए, आपके पाठ से लिया गया। तो निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य बनाइए। ये आपके लिए व्याकरण का सवाल है। इसमें प्रश्न है जैसे क है लू उतारी, ख है आग लगाकर, यानी कि आग लगाकर चल दिए, ग है थू थू करके, वो महाशय आ रहे हैं तो पिताजी कह रहे हैं अब तो लोग घर में आ रहे हैं थू थू करने के लिए, आग बबूला होना, क्रोधित होना। इन मुहावरों से आपने वाच्य बनाने हैं, अर्थात वाक्य बनाने हैं। चलिए, इसका उत्तर इस प्रकार है। क, कम अंक लाने पर राम के पिता ने उसकी अच्छी से लू उतारी। अब आप समझ गए होंगे लू उतारने का अर्थ है कि पिताजी कैसे उतारते हैं लू बच्चे की जरूरत पड़ने पर। ऐसी ख है, रेखा हर किसी की जिंदगी में आग ही लगाती रहती है। आग लगाना अर्थात इधर उधर की बातें करना या शिकायत करना, आग लगाना कहा जाता है इसको। इसका ग है, अगर तुम इतने जोर से चिल्लाओगे तो पड़ोसी थू थू करेंगे। ये अर्थात पड़ोसी कहेंगे बेकार है, अर्थात शर्मिंदा करेंगे। थू थू करना अर्थात बेइज्जती करना, ये भी कह सकते हैं इसमें हम। मेरी घ है, मेरी शिक्षिका ने मेरे पिताजी से मेरी शिकायत की तो वे आग बबूला हो गए, अर्थात क्रोधित हो गए। ये इनके सामान्य से मुहावरे हैं आपके लिए। परीक्षा में यदि आते हैं तो आप समझें इसको, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत अच्छे मुहावरे हैं। अब हम कक्षा शिक्षण में थोड़ा सा इसका पाठ्य को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। चलिए कक्षा शिक्षण की ओर। चलो, जो भी है आप बढ़िया रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें, इसको हमने कर लिया है। और यहाँ पर फिलहाल हम आपका जो है 10 का गद्य हम यहाँ पर अभी समाप्त कर रहे हैं। कुछ अंतराल के बाद, कुछ समय के बाद हम करेंगे, क्योंकि इस बीच हमारे बहुत सारे मित्रों का प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जवाब आ रहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, क्या करें। तो अब हम जो है 6, 7, 8 की कक्षाओं का जरा सा जो कोर्स छूटा हुआ है उसको करते हैं। उसके बाद हम जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की भी थोड़ा तैयारी करते हैं, ताकि उससे आपकी भी तैयारी हो जाएगी, हिंदी की बढ़िया तैयारी हो जाएगी, व्याकरणिक तैयारी कहेंगे जिसको हम। तो चलते हैं। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, कुशल रहें, और सभी मित्रों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। बिना सब्सक्राइब किए आपको मेरी पूरी वीडियो प्राप्त होना मुश्किल। अगर आप कर सकते तो अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं आप पढ़ें, समझें, देखें बस, और सहज तरीके से, सरल तरीके से, बिल्कुल कोई दबाव नहीं होना चाहिए। लोगों में दबाव होता है, अध्यापकों में दबाव होता है, छात्रों में दबाव होता है, अभिभावकों में दबाव होता है। दबाव नहीं होना चाहिए, बिना दबाव के सहज और सरल। ये मेरा वृत्ति है पढ़ाने की भी, करने की भी, सीखने की भी। सहजता, सरलता और शुद्धता, ये 3 चीजें मैं अपनी उसमें मांगता हूँ हमेशा। बस ये 3 चीजें हैं तो मनसा वाचा कर्ण, मन से, वचन से, कर्म से आप सफल हैं जीवन में, जरूर सफल हैं आप एक दिन। तो आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।